बाजार में निचले स्तर से शानदार रिकवरी। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में बिकवाली। फार्मा, मेटल, ऑटो शेयर्स पर दबाव। तेल, गैस, आईटी शेयरों में खरीदारी। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को ठंडे बस्ते में डाल सकती है सरकार। बजट में स्कीम पर हो सकता है फैसला। सोने की बढ़ती कीमतें बनी वजह। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस का बड़ा दांव। हर परिवार को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने का वादा। जीवन रक्षा योजना में अस्पताल से छुट्टी के बाद भी मिलेगा कवरेज। प्रधानमंत्री मोदी आज आंध्र प्रदेश को देंगे योजनाओं की सौगात। विशाखापट्टनम में रेलवे जोन की रखेंगे बुनियाद और साथ ही इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ रोड शो भी करेंगे। आज हुई वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की पहली बैठक। 18,000 पन्नों के दस्तावेज के साथ बीजेपी सांसद संबित पात्रा पहुंचे। बिल की डिटेल पर हुई चर्चा। स्कोडा ने ग्लोबल मार्केट में पेश की 2025 ईवी एसयूवी एनिएक। 590 किलोमीटर तक की रेंज, 28 मिनट में 80% तक होगी चार्ज। इसी साल भारत में भी होगी लॉन्च। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएनबीसी आवाज के बजट एक्सक्लूसिव खबर के साथ। सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को ठंडे बस्ते में डाल सकती है। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बजट में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम पर फैसला लिया जा सकता है। तो इस बड़ी खबर पर अब ज्यादा डिटेल्स के लिए सीधा जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेकर क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है आपके पास? दरअसल सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है लोगों का काफ़ी पसंदीदा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू बन चुका था। तो अब जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस बार जो सरकार बजट पेश करेगी उसमें सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, जिसको 2015 में लॉन्च की गई थी, उस स्कीम को आगे जारी नहीं रखने का ऐलान सरकार कर सकती है। या फिर इस स्कीम के बारे में कोई आवंटन जो पैसे का किया जाता है वो आवंटन करती हुई नहीं दिखेगी सरकार। और हो सकता है कि स्कीम जारी ना करें, ये ऐलान औपचारिक तौर पे ना करें, लेकिन साइलेंट हो जाए। यानी अगले कारोबारी साल में अब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी नहीं किया जाएगा। इस बात के संकेत आपको बजट में देखने को मिल सकते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की वजह से सरकार को लगता है कि जो मकसद हम पूरा करना चाहते थे वो मकसद पूरा कर नहीं पाई। गोल्ड इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, गोल्ड इंपोर्ट की वजह से सीएडी बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ जो गोल्ड की कीमतें हैं वो जिस तरीके से बढ़ रही हैं उससे सरकार को नुकसान हो रहा है। क्योंकि इस स्कीम के तहत जिस कीमत पर आप सोना खरीदते हैं और जिस कीमत पर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को इनकैश करने जाते हैं तो उस वक्त की कीमत के आधार पर पैसा दिया जाएगा। ऊपर से 2.5% इंटरेस्ट सरकार देती है। तो 2.5% इंटरेस्ट जो है वो सरकार को बड़ा महंगा पड़ रहा है। तो मुझे सूत्र बता रहे हैं कि अब सरकार इसको आगे जारी रखने के मूड में है नहीं। चालू कारोबारी साल में 18,500 करोड़ रुपए को सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए पैसा आवंटित किया गया था, लेकिन अभी तक कोई ट्रांच इशू नहीं किया गया है। अब लगता है कि आगे सरकार इसको डिसकंटिन्यू कर देगी। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। लाखों लोगों को रोजगार और सरकार को करोड़ों का राजस्व देने वाली डायमंड इंडस्ट्री फिलहाल बुरे दौर से गुजर रही है। बजट में वित्त मंत्री से इस इंडस्ट्री को काफी उम्मीदें हैं। देखिए हमारे संवाददाता केतन जोशी की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। कम निवेश में अधिक रोजगार देने वाले सेक्टर में डायमंड इंडस्ट्री का भी नाम शामिल है। हालांकि दुनिया में युद्ध के माहौल के चलते पिछले 2 साल से इंडस्ट्री काफी मुश्किलों के दौर से गुजर रही है। बैंक इस इंडस्ट्री को आसानी से लोन नहीं देते हैं और मशीनरी पे कोई सब्सिडी नहीं है। स्टार्टअप में इनकी गिनती हो नहीं रही और साथ ही इंडस्ट्री मुद्रा लोन से भी वंचित है। इसीलिए अब इन्हें बजट से ही उम्मीदें हैं। मेक इन इंडिया उसी विजन से हम काम कर रहे हैं। लैब ग्रोन डायमंड जो है इंडिया में ही उत्पादन हो रहा है और यहीं पे पॉलिश होके उसका एक्सपोर्ट हो रहा है। डायमंड इंडस्ट्री का सालाना टर्नओवर 3 लाख करोड़ के आसपास है और ये 40 लाख लोगों को रोजगार भी देती है। लेकिन इस साल हजारों कारखाने मंदी के चलते बंद हो गए हैं। अब यहाँ काम करने वाले बजट से उम्मीद लगाए बैठे हैं। हमारे लिए काम अच्छे से चले और बीमा और रहने के लिए आवास योजना की व्यवस्था की जाए। और हम इतने सालों से 10 साल से लगातार काम कर रहे हैं हीरे में, लेकिन कोई सुधारा आ नहीं रहा है। ना पगार बढ़ने की जगह घटाई जा रही है, काम हो नहीं रहा है ठीक से। हम चाहते हैं सरकार हमारे लिए कुछ करे। इस इंडस्ट्री को बजट में अगर थोड़ी सी भी राहत मिल जाती है तो न केवल मेक इन इंडिया का सपना पूरा हो सकता है, लेकिन मुश्किल दौर में नई लाखों नौकरियां भी पैदा हो सकती है।
केतन जोशी, अहमदाबाद। रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री ने वित्त मंत्री से बजट में ड्यूटी फ्री रॉ मटेरियल टैक्स में राहत और रियायती दरों पर कर्ज की मांग की है। एमएसएमई मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स का कहना है कि चीन और वियतनाम जैसे देशों के मुकाबले उत्पादन लागत ज्यादा होने के चलते ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में इंडस्ट्री पिछड़ रही है। नोएडा की इस रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री में यूनाइटेड कलर ऑफ बेनेटन, H&M, ओनली और ज़ारा जैसे टॉप यूरोपियन और अमेरिकी ब्रांड्स के लिए एक्सपोर्ट ऑर्डर तैयार हो रहा है। काम दिन रात चल रहा है ताकि समय रहते समर कलेक्शन का कंसाइनमेंट तैयार हो सके। कंपनी के पास फिलहाल ऑर्डर भी भरपूर है, लेकिन कंपनी के प्रेसिडेंट राहुल मलिक अपने घटते मार्जिन की वजह से बेहद चिंतित हैं कि वो कॉस्टिंग को लेकर इंपोर्टर्स की उम्मीदों पर कब तक खरे उतर सकेंगे, क्योंकि उत्पादन लागत लगातार बढ़ता जा रहा है। लास्ट ईयर के कंपैरेटिव हमारे पास बेटर ऑर्डर्स हैं और बांग्लादेश के अनरेस्ट के बाद जो है बायर्स का फोकस जो है इंडिया की तरफ काफ़ी रहा है। चाइना सेंटीमेंट से भी इंडिया में काफ़ी ऑर्डर की इनफ्लो आए हैं, बट द मेन चैलेंज व्हाट वी फेस राइट नाउ इज द एफिशिएंसी लेवल्स एंड द प्राइसिंग लेवल्स। इंडस्ट्री ने वित्त मंत्री से गुजारिश की है कि सस्ती दरों पर रॉ मटेरियल मुहैया कराने के लिए सभी तरह के कॉटन फाइबर और गारमेंट मशीनरी पर से इंपोर्ट ड्यूटी हटाई जाए। MMF फाइबर यार्न पर QCOs यानी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स में ढील दी जाए। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पर सस्ता कर्ज मिल सके, इसलिए इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को अगले 5 साल तक बढ़ाया जाए। नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए 15% की दर से रियायती इनकम टैक्स लागू हो। फैक्ट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए टफ्स जैसी वैकल्पिक स्कीम लाई जाए। ई-कॉमर्स के जरिए एक्सपोर्ट्स के नियमों में ढील दी जाए और साथ ही MSME सेक्टर से जुड़ी पेमेंट्स की दिक्कतों को जल्द दूर की जाए। MSME को 45 दिन में पेमेंट करनी पड़ती है और हमारी जो पेमेंट्स हैं जो हम फॉरेन के बायर के साथ डील करते हैं वो 90 डेज और 120 डेज के बाद आती हैं। तो एटलीस्ट एक्सपोर्टर्स के लिए कोई ऐसा प्रावधान बनाया जाए जिसके अंदर उनको कुछ छूट मिले, नहीं तो इनकम टैक्स हमारा कट जाता है उसमें। तो उसको पूरा करने के लिए एक बहुत ये गैप है जो कि बहुत तकलीफ दे रहा है सबको, MSME के लिए खासकर। उसके लिए सरकार से प्रार्थना है कि वो इसमें कुछ ऐसा राह निकाले कि उनको भी थोड़ी राहत मिले। ग्लोबल अनिश्चितताओं के बावजूद रेडीमेड गारमेंट का एक्सपोर्ट वॉल्यूम सालाना 11 से 12% की दर से बढ़ रहा है, लेकिन कुल एक्सपोर्ट अभी भी 13 से 16 बिलियन डॉलर के आसपास ही बना हुआ है। जानकारों के मुताबिक इंडस्ट्री को ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन को अपनाने और सस्टेनेबल मॉडल पर काम करने की जरूरत है ताकि ब्रांड मेड इन इंडिया की चमक ग्लोबल मार्केट में फीकी न पड़े। क्लाइमेट चेंज से जुड़े कंप्लायंस और ऑटोमेशन के मोर्चे पर कहीं न कहीं इस वक्त घरेलू रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री को बड़े सपोर्ट की जरूरत है। अगर बजट भाषण में वित्त मंत्री पेमेंट से जुड़ी दिक्कतों का समाधान, लिक्विडिटी बढ़ाने और ब्याज दरों में राहत जैसे बड़े ऐलान करती हैं, तो इससे कहीं न कहीं घरेलू रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री को न सिर्फ अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्पीड बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि प्राइसिंग के मामले में भी वो चीन और वियतनाम जैसे देशों को आसानी से पछाड़ सकेंगे। कैमरामैन बलबीर के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, नोएडा। निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार, ग्रोथ को भी देनी है फुल रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है और टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार, क्या करेगी सरकार? देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल CNBC आवाज पर। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। आज का बाजार निचले स्तर से शानदार रिकवरी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 51 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 19 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में बिकवाली हावी रही। आज सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयर्स में गिरावट दिखी तो निफ्टी के 50 में से 27 शेयर्स में गिरावट दर्ज की गई। डिटेल्स लेते हैं कंचन से। तो कंचन, बताएं आज किन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्शन रहा और कहां कमजोरी दिखाई दी? तो आज डेफिनेटली बाजार में एक रिकवरी तो हमें देखने को मिली है, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी में जो बढ़ने वाले शेयर है। सबसे पहले नाम आता है ONGC का, जहां पे हमें 3% की तेजी देखने को मिली है। ITC 2%, एशियन पेंट्स 2% और डॉक्टर रेड्डी लैब्स में भी हमें करीब करीब 2% का इजाफा देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट में सबसे पहले नाम आता है अपोलो हॉस्पिटल का, 4% की कमजोरी लेके बैठा है। ट्रेंट में 3%, अल्ट्राटेक सीमेंट में करीबन 2% और श्रीराम फाइनेंस भी
करीबन 2% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। मिड कैप की तरफ नजर डाली जाए तो फीनिक्स मिल्स में करीबन 5% का इजाफा, सुप्रीम इंडस्ट्रीज 2%, एसआरएफ 2% और कोलगेट में भी करीब 2% की बढ़त हमें देखने को मिली है। लूजिंग साइड में बात करी जाए मिड कैप के अंदर तो डिक्सन टेक्नोलॉजी में करीबन 8.5% की कमजोरी, पेटीएम 8.5%, आईजीएल 6% और ल्यूपिन में भी करीबन 5% का डाउनसाइड हमें देखने को मिला। बात कर लेते हैं एफएनओ में कौन से बढ़ने वाले शेयर्स रहे हैं। ऑयल इंडिया में 4% का इजाफा, ओएनजीसी 3%, एलएनटी फाइनेंस में 3% और बर्जर पेंट्स भी करीबन 2.5% की बढ़त के साथ आज बंद हुए हैं। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। बर्नस्टीन और जेफरीज की रिपोर्ट के बाद रिलायंस में जोश है। दोनों ब्रोकरेज की कंपनी पर क्या राय है जानने के लिए अब जुड़ते हैं मेरी सहयोगी श्रेया से। तो श्रेया बताएं, दोनों ब्रोकरेज रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, रिलायंस में अच्छी खासी तेज़ी आज गिरते बाजार में देखने को मिली और दो ब्रोकरेजेस फर्म्स की रिपोर्ट, जैसा कि आपने मेंशन किया, सर बर्नस्टीन की और जेफरीज की रिपोर्ट आई है। दोनों ही काफ़ी बुलिश रिपोर्ट है। बर्नस्टीन ने जहां आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, टारगेट 1520 रुपये प्रति शेयर कर दिया। 18% का अपसाइड पोटेंशियल बर्नस्टीन को इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आता है। वही जेफरीज की बात करें तो बाय की कॉल और अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे 1690 रुपये प्रति शेयर का टारगेट देते दिख रहे हैं जेफरीज, और यहाँ पे 26% का अपसाइड पोटेंशियल रिलायंस पर उनको नजर आ रहा है। देखिए, दोनों ही फर्म का मानना है कि 2025 में जो है हालात कंपनी के सुधर सकती है। कंपनी की जो वैल्यूएशन है, क्योंकि वो अभी बहुत चीप वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है कोविड के बाद से, दैट इज मार्च 2020 के बाद से। और जेफरीज का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो चैलेंजेस हमने देखे, चाहे वो लोअर अर्निंग्स ग्रोथ हो, रिटेल के लिए मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक पर चिंताओं को लेकर निफ्टी के कंपैरिजन में 15% अंडर परफॉर्म किया है रिलायंस ने, लेकिन अब जो है रिटेल में मीडियम टर्म ग्रोथ वापस आ सकती है, उसका एक फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। साथ ही फाइनेंशियल 2026 तक जियो की जो लिस्टिंग हो जाएगी उससे हालात सुधरते नजर आएंगे। साथ ही एबिटा की बात करें तो वहाँ पर भी ग्रोथ संभव दिख रही है और यहाँ पे 14% की ग्रोथ फर्म को नजर आ रही है। वही बर्नस्टीन का मानना है कि अर्निंग्स ग्रोथ ठीक रहेगी। इसके पीछे कारण देखें तो टेलीकॉम और रिटेल में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, उसके सहारे अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी रहेगी और रिफाइनिंग मार्जिन में भी एक रिबाउंड दिखेगा, इसलिए रिलायंस फोकस में। शुक्रिया श्रेया इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपका अपना चैनल सीएनबीसी आवाज 20 साल पूरे करने जा रहा है। 13 जनवरी 2025 में इसकी 20वीं सालगिरह होगी। हम इन 20 सालों को समृद्धि का अमृतकाल कह रहे हैं, क्योंकि इन 2 दशकों में हर मोर्चे पर क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। तो मार्केट की 20 सालों की समृद्धि यात्रा कैसे रही है, इसको समझने के लिए अब चलते हैं सहयोगी मिताली जैन के पास। तो मिताली, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बीते 20 सालों की बात करें तो किस तरह से मार्केट के लिए ये समृद्धि यात्रा साबित हुई है? इस हफ्ते हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज के सफल 20 साल, समृद्धि का अमृतकाल। ये सिर्फ एक न्यूज चैनल का सफर नहीं, बल्कि भारत के स्टॉक मार्केट्स, इंडस्ट्रीज और हर इन्वेस्टर की तरक्की की कहानी है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस फिनोमिनल ग्रोथ स्टोरी पर। सबसे पहले बात करते हैं सेंसेक्स की। तो 2005 में जब शुरुआत हुई थी तो लेवल से करीबन 6,500 के आसपास, जो आज पहुंच चुके हैं 79,000 लेवल्स पर, यानी कि 1100% ग्रोथ देखने को मिली। निफ्टी की अगर बात करें तो 2005 में निफ्टी का लेवल था सिर्फ 2850 पॉइंट्स। यहाँ हमने देखी 1075% की तगड़ी ग्रोथ और आज लेवल्स पहुंच चुके हैं 23,600 के आसपास। ये नंबर्स बताते हैं कि कैसे इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट्स दोनों ही रैपिड ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर है। अब समझते हैं निफ्टी 50 टीआरआई की बात। टीआरआई यानी टोटल रिटर्न इंडेक्स, ये सिर्फ प्राइस अप्रिसिएशन ही नहीं बल्कि डिविडेंड रिटर्न्स को भी कंसिडर करता है। तो 2005 में निफ्टी 50 टीआरआई के लेवल से 2450 और आज देखा जाए तो ये 35,700 के यहाँ ट्रेड कर रहे हैं, यानी 1350% का अच्छा खासा राइज। सिर्फ निफ्टी ही नहीं, बाकी इंडेक्सेस ने भी हिस्टोरिकल हाइज अचीव किए हैं। मिड कैप इंडेक्स की अगर बात करें तो 2005 में 3400 के लेवल से 2024 में आज 57,650 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 1600% का अच्छा खासा जंप। स्मॉल कैप इंडेक्स भी इसी तरह 1530% के रिटर्न के बाद आज 55,700 लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो इक्विटी मार्केट कैप की अगर बात की जाए तो 2005 के 24 लाख करोड़ से आज का आंकड़ा पहुंच गया है 440 लाख करोड़ के आसपास का। ये सारे फैक्टर्स बताते हैं कि लार्ज कैप के साथ मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी कितना इंपॉर्टेंट होते हैं वेल्थ क्रिएशन में। तो 20 सालों में सीएनबीसी आवाज सिर्फ एक न्यूज़ चैनल नहीं रहा, बल्कि एक ट्रस्टेड गाइड, एक फाइनेंशियल मेंटोर बन रहा है।
इन्वेस्टर्स को लेटेस्ट अपडेट्स देने हो, एक्सपर्ट्स को इनसाइट्स और ओपिनियंस के जरिए एम्पावर करना हो या एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम की तरह नर्चर करना हो, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं और आगे भी इसी तरह खड़े रहेंगे। जी बिल्कुल मिताली, शुक्रिया आपका इस पूरे एनालिसिस के लिए। और जाहिर तौर पर आपका अपना CNBC आवाज बीते 20 सालों में बाजार का बादशाह साबित हुआ है और आगे भी ये सफर जारी रहेगा। चलिए अब खबर राजधानी दिल्ली से, जहां कांग्रेस ने बड़ा चुनावी वादा किया है। पार्टी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो दिल्ली में हर परिवार को 25 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। पार्टी ने इसे जीवन रक्षा योजना का नाम दिया है। राजस्थान में अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री रहते हुए इस तरह की योजना पेश की थी जो काफी लोकप्रिय रही थी। अब उसी तर्ज पर कांग्रेस ने दिल्ली में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का वादा किया है। इसे केजरीवाल और आतिशी सरकार के स्वास्थ्य मॉडल का बेहतर विकल्प बताया जा रहा है, क्योंकि इस योजना में लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी घर पर स्वास्थ्य लाभ लेने के दौरान दवाओं का खर्चा भी दिया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें, कांग्रेस महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए और 400 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा भी कर चुकी है। आज वन नेशन वन इलेक्शन बिल की समीक्षा करने के लिए गठित जेपीसी की पहली बैठक हुई। आज की बैठक में समिति के सदस्यों को बिल की डिटेल जानकारी दी गई। बीजेपी सांसद संबित पात्रा मीटिंग के लिए एक भारी भरकम सूटकेस लेकर पहुंचे, जिसमें बिल से जुड़े 18,000 पन्नों के दस्तावेज थे। आपको बता दें कि पिछले संसद सत्र के दौरान सरकार ने यह बिल लोकसभा में पेश किया था, जिसे विस्तार से चर्चा के लिए जेपीसी को भेज दिया गया था। यह बिल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। तो चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्कोडा ने आज अपनी फेसलिफ्ट एनिएक ईवी को ग्लोबल मार्केट में अनवील किया है। ये मॉडल मॉडर्न सॉलिड डिजाइन फिलॉसफी पर बेस्ड है। एनिएक ईवी को अपडेटेड डिजाइन और नए फीचर्स के साथ शोकेस किया गया है। ये दो बॉडी टाइप एसयूवी और कूपे फॉर्म में मिलेगी। फीचर्स की बात करें तो इसमें टेक ग्रिल, स्लिम हेडलाइट्स और 580 से 590 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। और इसकी खास बात यह है कि इसे फास्ट चार्जर से 28 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। आपको बता दें कि एनिएक यूरोप में साल 2024 की बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार रही है और इसका लॉन्च मिड 2025 में होने की संभावना है। स्कोडा की प्री फेसलिफ्ट एनिएक ईवी 17 को इस महीने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में पेश किया जाएगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा टेक मेला CES 2025 यानी कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो अमेरिका के लास वेगस में जारी है। यहां दुनिया भर की बड़ी छोटी कंपनियां कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में टेक्नोलॉजी का कमाल दिखा रही हैं। हमारी संवाददाता शिवानी घरत भी वहां पर मौजूद है और उन्होंने कुछ दिलचस्प डिवाइसेस का जायजा लिया है। तो LG ने दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट टीवी लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने पिछले साल ही इस टीवी का अनवेल किया था, लेकिन अब LG सिग्नेचर OLED टीवी बिक्री के लिए तैयार हो चुका है। क्या है इस टीवी की खासियत, फीचर्स क्या कुछ है, स्पेसिफिकेशन के साथ पूरी डिटेल्स दे रही हैं शिवानी। दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट टीवी फाइनली हिटिंग द मार्केट। LG इलेक्ट्रॉनिक्स हैज लॉन्च्ड 77 इंच वाला LG सिग्नेचर OLED टी, दुनिया का सबसे पहला ट्रांसपेरेंट वायरलेस 4K OLED टीवी सेट। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स में, दूसरे मार्केट्स में आने वाले दिनों में वो लॉन्च करने वाले हैं। ये CES में पिछले साल इनफैक्ट अनवेल हुआ था। फाइनली आप इसे खरीद सकते हैं। LG के हिसाब से OLED टी जो है इट इज लाइक अ मॉन्यूमेंटल लीप बोथ टेक्नोलॉजी और डिजाइन इनोवेशन में। अभी सिग्नेचर OLED टी कैन स्विच ट्रांसपेरेंट या फिर ओपेक स्क्रीन, दोनों के बीच आप कुछ चीजें इस पे शोकेस कर सकते हैं। आर्ट वर्क, वीडियोस, फोटोज टीवी की तरह तो देख ही सकते हैं, कहीं पर भी पोजीशन कर सकते हैं। इट कैन बी पोजीशन फॉर एग्जांपल एक विंडो की जगह पे, एक खिड़की की जगह पे आप इसे पोजीशन कर सकते हैं और ट्रांसपेरेंटली बाहर भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी कीमत है वॉपिंग $60,000।
साथ ही इस मौके पर फूड कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एलजी ने फैंसी और हाईटेक कॉन्सेप्ट माइक्रोवेव पेश किया है। इसका नाम है एलजी सिग्नेचर स्मार्ट इंस्टाव्यू पावर पैक फीचर्स से लोडेड ये माइक्रोवेव 2026 तक मार्केट में बिक्री के लिए तैयार होने की उम्मीद है। तो इस डिवाइस की पूरी डिटेल्स बता रही हैं शिबानी। CES के दौरान LG ने एक फैंसी न्यू माइक्रोवेव लॉन्च किया है स्पेशली फॉर सोशल मीडिया। यस, यू हर्ड मी राइट। मुझे ये विटनेस करने मिला CES के दौरान। ये है सिग्नेचर स्मार्ट इंस्टाव्यू माइक्रोवेव जो CES 2025 के दौरान उन्होंने शोकेस किया। अभी तक फिलहाल ये एक कॉन्सेप्ट डिवाइस है, लेकिन शायद 2026 तक मार्केट में आ जाए। इट गोज फार बियॉन्ड सिंपली हैविंग अ स्क्रीन दैट अलाउज यू टू फॉलो अ रेसिपी के बियॉन्ड अंदर भी इसके कैमराज है। तो आप जो कुछ भी बना रहे हैं इस माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव का कुकटॉप, इनफैक्ट LG wants you to share it with the world. If sharing food pictures and videos is your thing, तो अंदर बिल्कुल कैमराज है, आसपास भी इसके कैमराज है। इंडक्शन रेंज अगर आपके घर में है उससे कनेक्टेड इसके कैमराज है, सो यू कैन कैप्चर योर एंटायर डिनर फ्रॉम ऑल दी एंगल्स। सामने की तरफ आपको कुकिंग करते हुए आप खुद वेव कर सकते हैं। फूड कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक एक्सेलेंट टूल है। इनफैक्ट इसके अलावा, मतलब कैप्चर करने के अलावा, सेंसर बेस्ड कुकिंग जो है वो करता है। आपको खाना बनाना अगर नहीं आता है उसे आसान करेगा। कई तरह की रेसिपीज इनफैक्ट प्री इंस्टॉल है। मीट, फिश, हर तरह की चीज़ें कुक कर सकता है। इसी के साथ साथ आप बाहर से भी मॉनिटर कर सकते हैं। इसके डोर जो है वो समवॉट ट्रांसपेरेंट है, लेकिन कैमरा से जो फीड एक ऐप की मदद से आपके फ़ोन पर आती है, दैट गिव्स यू अ बेटर व्यू ऑफ योर फूड। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दूँ, 27 इंच का डिस्प्ले है, केपेबल ऑफ फुल HD एंड देन स्पीकर्स भी है इसके साथ। तो आप अपने फेवरेट वीडियोज़, इंस्टाग्राम कंटेंट खाना बनाते बनाते एक्सेस कर सकते हैं इस चीज़ों को। साथ ही इस माइक्रोवेव की मदद से आप अपने अलग अलग तरह के दूसरे घर में LG के स्मार्ट होम डिवाइसेस है, दूसरे डिवाइसेस अगर है स्मार्ट होम डिवाइसेस आपके घर में, उसे भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। सो अ कंप्लीट ऑल इन वन माइक्रोवेव। चलिए खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। अच्छी नींद सभी के लिए जरूरी है, लेकिन अच्छी नींद क्या है और हेल्दी रहने के लिए कितना सोना जरूरी है और कम सोने से आपके दिल से लेकर दिमाग पर क्या असर पड़ सकता है, इस सब पर चर्चा करेंगे आज के कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। असम की एक उपेक्षित कोयला खदान में फंसे 9 में से एक मजदूर की डेड बॉडी आज बाहर निकाली गई। बाकी 8 मजदूरों को बचाने के लिए सेना, नेवी और NDRF जैसी एजेंसियां तैनात की गई हुई हैं। असम मेघालय सीमा पर उमरांगसो में भारी बारिश के चलते 300 फीट गहरी रेत माइन में पानी भर गया था और इसमें गैर कानूनी खनन कर रहे 9 मजदूर फंस गए थे। सूत्रों के मुताबिक खान के भीतर करीब 100 फीट पानी अभी भी भरा हुआ है और इसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किल आ रही है। खदान से पानी निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस मजदूर की बॉडी निकाली गई है। उसकी पहचान नेपाल के रहने वाले गंगा बहादुर के रूप में की गई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में लॉस एंजलिस इलाके में आग और तेज हवा ने तबाही का मंजर बना दिया है। दक्षिणी कैलिफोर्निया के लाखों लोग रेड अलर्ट पर रखे गए हैं। अभी आग के चलते 2900 एकड़ का इलाका खाक हो चुका है, लेकिन अभी तक जान के नुकसान की कोई खबर नहीं है। करीब 30,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और राज्य के गवर्नर ने इमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया है। यहाँ घरों में आग लगनी शुरू हो चुकी है। 2 लाख से ज्यादा घरों और बिजनेस में बिजली की सप्लाई रोक दी गई है। स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। वहीं आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स का भी सहारा लिया जा रहा है। ये आग शुष्क मौसम और तेज हवाओं के चलते लगी है और इसके और आगे बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। तो चलिए अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। क्या इस बार बजट में इनकम टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी, ये जानने के लिए हम विस्तार चर्चा करेंगे आज के आवाज अड्डा में। तो जरूर देखिए शाम 7:57 पर आज का आवाज अड्डा।